आज तक और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए इस बार 400 पार कर सकता है और उसे 361 से 401 के बीच सीटें मिल सकती हैं, जबकि पिछली बार एनडीए ने 352 सीटें जीती थी, यानी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें इस बार। इसी तरह कांग्रेस और विपक्ष के इंडिया गठबंधन को इस बार 131 से 166 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पिछली बार विपक्षी दलों को 93 सीटें ही मिली थी। बड़ी बात यह है कि अगर इंडिया गठबंधन बीजेपी और एनडीए को हराकर अपनी सीटें बढ़ाता तो इससे चुनाव में मुकाबला कड़ा हो सकता था, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन की सीटें जो आ रही हैं वो अन्य पार्टियों को हराने से आ रही हैं, उनकी सीटें घट रही हैं, इसलिए इनकी सीटें आ रही हैं और यही वजह है कि इस बढ़त का एनडीए पर कोई असर नहीं हो रहा और अनुमानों में एनडीए 400 के पार है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में एक और बड़ा अंतर यह कि एनडीए को जो अधिकतम 401 सीटें मिलने का अनुमान है, उनमें अकेले बीजेपी 322 से 340 सीटें जीत सकती है। तो बहुत सारे लोग, मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि यह बताइए कि बीजेपी अकेले कितना जीत रही है, तो वो टैली आप सुन लीजिए। बीजेपी अकेले अपने दम पर 322 से 340 सीटें जीत सकती है एग्जिट पोल के मुताबिक, और बीजेपी के पास अपने दम पर जो है वो इतनी सीटें जीतेगी। कांग्रेस पार्टी का अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी इस बार 60 से 76 सीटें जीत सकती है, यह कांग्रेस का आकलन है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से ज्यादा सीटें उसके सहयोगी दल जीत रहे हैं। कांग्रेस को 60 से 76 सीटें मिल सकती हैं और बाकी विपक्षी दलों को 71 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में डबल डिजिट पर सिमट सकती है, यानी 100 के नीचे नीचे अटक जाएगी। 2014 में उसे 44 सीटें मिली, 2019 में 52 और इस बार कांग्रेस को 60 से 76 सीटें ही मिलने का अनुमान है। सीटें बढ़ी तो हैं लेकिन बहुत कम। इस बार बीजेपी को 40% वोट मिलने का अनुमान है, जो पिछली बार से 3% ज्यादा होगा, जबकि कांग्रेस को 21% वोट मिल सकते हैं, जो पिछली बार से 2% ज्यादा होंगे। तो राहुल गांधी ने इतनी भारत यात्राएं की, इतनी मेहनत की, लगातार दिन रात लगे रहे, उसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को सिर्फ 2% वोट शेयर ज्यादा मिल रहा है, सिर्फ इतना। पिछली बार कांग्रेस को लगभग 19% वोट मिले थे और दिलचस्प बात यह है कि इस बार पूरी कांग्रेस पार्टी को ही बीजेपी से 19% वोट कम मिलने का अनुमान है, यानी बीजेपी और कांग्रेस में भी जो अंतर है वो भी 19% का है। उतना ही अंतर है जितना कांग्रेस जितने वोट ले रही है। अगर नतीजे एग्जिट पोल जैसे ही निकलते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे और वर्ष 1984 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब कोई पार्टी या गठबंधन 400 का आंकड़ा पार कर लेगी, और यह 400 पार वर्ष 1984 के 400 पार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व होगा। क्योंकि आप याद कीजिए 1984 के आम चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे और उन चुनावों को लोकसभा का नहीं बल्कि ऐसा कहा जाता है ये शोक सभा का चुनाव था, और कांग्रेस को सहानुभूति की वजह से बहुत वोट मिल गए थे, क्योंकि उसी दौरान, उससे ठीक पहले इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। देश में उनके प्रति, राजीव गांधी के प्रति सहानुभूति की जबरदस्त लहर थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई असाधारण घटना चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एनडीए अनुमानों में 400 के पार है। अगर 4 जून को नतीजों में एग्जिट पोल के ये अनुमान सही साबित होते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा शब्द प्रधानमंत्री मोदी के लिए बना ही नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी देश में प्रो इनकम्बेंसी का पर्याय बन गए हैं, और यही वजह है कि वो आज तक एक भी चुनाव कभी हारे नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी एक भी चुनाव नहीं हारे और प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने एक भी चुनाव हारा नहीं है। इन अनुमानों से यह भी पता चलता है कि ये चुनाव पूरी तरह से एक मुद्दे पर थे और वो मुद्दा है मोदी। प्रधानमंत्री मोदी पर केंद्रित थे और चुनाव में कोई दूसरा मुद्दा असल में था ही नहीं। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 68% वोट, ये सुन लीजिएगा ध्यान से, बीजेपी को 68% वोट अकेले प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर और उनके काम पर मिलने का अनुमान है। इनमें सबसे ज्यादा 22% वोट मोदी सरकार के काम पर मिल रहे हैं, 18% वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मिल रहे हैं, 11% वोट मोदी सरकार की योजनाओं पर
और 17% वोट मोदी सरकार द्वारा की जा रहे विकास के मुद्दे पर बीजेपी को मिलने का अनुमान है। और इससे यह पता चलता है कि इन चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी का काम और उनका नाम ही सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी का नाम और मोदी का काम, बस इस पर वोट पड़े हैं। सिर्फ 2% लोगों का कहना है कि उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को देखकर बीजेपी को वोट दिया है, और बाकी सभी लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया। इससे यह पता चलता है कि एक तरीके से लैंप पोस्ट वाला ही चुनाव था, जिसमें अगर प्रधानमंत्री मोदी, ये लैंप पोस्ट चुनाव हम क्यों कहते हैं, इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर यह कह दें कि यह लैंप पोस्ट है, यह बिजली का खंभा है और यही मेरा उम्मीदवार है और आपको इसी को वोट देकर जिताना है, तो लोग उस बिजली के खंभे को भी वोट देकर चुनाव जिता देंगे। इसको कहते हैं हम लैंप पोस्ट वोट, लैंप पोस्ट इलेक्शन। और देखिए, सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमने उम्मीदवार देखकर वोट दिया है। बाकी 98% वोटर्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं हमने सिर्फ मोदी के नाम पर वोट दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस को सबसे ज्यादा 25% वोट परिवर्तन के नाम पर मिले, 18% पार्टी की विचारधारा पर, 12% महंगाई पर, 16% वोट बेरोजगारी पर और दूसरे मुद्दों के लिए मिल रहे हैं। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर ज्यादातर वही लोग वोट दे रहे हैं जो पहले से ही कांग्रेसी हैं या जो पहले से ही कांग्रेस को वोट देते चले आ रहे हैं। पारंपरिक कांग्रेस का वोटर ही दोबारा से इन मुद्दों पर कांग्रेस को वोट दे रहा है। अनुमानों से ऐसा लगता है कि इन मुद्दों से कांग्रेस नए वोटर्स को अपने साथ जोड़ नहीं पाई। देखिए, कांग्रेस एक जगह आकर अटक क्यों गई? क्योंकि नया वोटर कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ रहा है। इस एग्जिट पोल में हमने लोगों से यह भी पूछा कि इस बार वो किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा 48% लोगों ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। 25% लोगों ने कहा वो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर। 3% लोगों ने ममता बनर्जी, 2% ने अरविंद केजरीवाल और 1% लोगों ने अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी लिया। इससे पता चलता है कि 10 वर्ष सरकार चलाने के बाद भी देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता स्थिर नहीं है, कम नहीं हुई है, बल्कि लगातार ऊपर जा रही है। और विपक्ष का कोई भी नेता इस मामले में उनके आसपास भी नहीं है और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अब पूरी तरह से निश्चिंत है। अब यह देखिए कि इस बार पिछड़े, दलित, आदिवासी और मुसलमानों के सबसे ज्यादा वोट कहां पड़े हैं। कांग्रेस के गठबंधन को, कांग्रेस प्लस को इस बार मुसलमानों के खटाखट सबसे ज्यादा 76% वोट मिलने की संभावना है, जो पिछली बार से 24% ज्यादा है। पिछली बार कांग्रेस प्लस को देश में 52% मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन इस बार 76% वोट मिल रहे हैं। और उसका कारण यह है कि इस बार मुस्लिम वोट जो है वो कंसोलिडेट हो गया, यानी एक जगह हो गया और मुसलमानों ने बहुत एक रणनीति बनाकर सिर्फ वही वोट डाला जहां उन्हें लगता था कि जो पार्टी बीजेपी को ठीक से हरा सकती है उसी एक पार्टी को हम वोट डालेंगे, और उन्होंने अपने वोट को विभाजित नहीं होने दिया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राम मंदिर का बहिष्कार किया था, सीएए का विरोध किया था, अपराधी मुख्तार अंसारी के लिए इंसाफ की मांग की थी, और कांग्रेस ने तो सरकारी नौकरियों, शिक्षा, यहां तक कि सरकारी ठेकों में भी अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी को, यानी उन्हें कोटा देने का वादा किया था। और हो सकता है कि इन तमाम कारणों से देश भर के मुसलमानों के एक मुश्त वोट कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मिल गए, यानी इंडिया गठबंधन को मिल गए। दूसरी तरफ बीजेपी को इस बार 6% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं, जो पिछली बार से 3% कम है। तो उनको सिर्फ 6% मिलेंगे और यह पिछली बार से कम है। बीजेपी को देखिए, आपको यह भी देखना चाहिए कि बीजेपी को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के बावजूद लगातार मुसलमानों के वोट नहीं मिल रहे हैं और मुस्लिम वोट उनका घटता जा रहा है। इस बार राहुल गांधी ने अपनी रैली में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था, कास्ट सेंसस, और कहा कि वो आबादी के हिसाब से लोगों को उनका हक देंगे, ज्यादा आबादी ज्यादा हक। और उन्होंने ओबीसी समुदाय की बड़ी बात की थी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान कहते हैं कि इससे बीजेपी को ओबीसी वोटों का बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ है। बीजेपी को इस बार ओबीसी समुदाय के 56 की जगह 58% वोट मिल सकते हैं और इनमें 2% की वृद्धि हुई है, कम नहीं हुआ। कांग्रेस को 19 की जगह 30% ओबीसी वोट मिल सकते हैं और उसे 11% ओबीसी वोटों का फायदा हो रहा है।
बड़ी बात यह कि यहां कांग्रेस के 11% वोट इसलिए बढ़े क्योंकि अन्य दलों के 13% ओबीसी वोट कम हो रहे हैं। तो इससे यह पता चलता है कि बीजेपी का जो ओबीसी वोट बैंक है वो तो बिल्कुल वैसा ही रहा, बरकरार रहा, लेकिन राहुल गांधी के बयानों का असर बीजेपी और एनडीए के ओबीसी वोटर्स पर नहीं पड़ा, बल्कि कांग्रेस के ही सहयोगी दल जो हैं उनके वोटर्स पर पड़ गया। यह असर अन्य दलों के उन ओबीसी वोटर्स पर हुआ जो बीजेपी को वोट देते ही नहीं थे, और इस बार भी उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस बार कांग्रेस को वोट दे दिया। यानी राहुल गांधी नुकसान बीजेपी का करने चले थे, लेकिन उन्होंने नुकसान अन्य विपक्षी पार्टियों का कर दिया, और अनुमान है कि यही स्थिति आदिवासी वोटों के साथ भी हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी अब इस समय एक पैन इंडिया लीडर बन चुके हैं, यानी उनका जो रिकॉल वैल्यू है, उनकी जो लोकप्रियता है, अब वो तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, उड़ीसा में भी है, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, और बीजेपी अब वाकई में एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है जिसका हर राज्य में एक अच्छा खासा फुटप्रिंट है, और उसी का फायदा आपको इस बार बीजेपी की इस नई टैली में मिल रहा है। जो लोग आकलन कर रहे थे वो इस बात का आकलन तो कर रहे थे कि जो उत्तर भारतीय, जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी पट्टी जिसे हम कहते हैं, वो ये सोचते थे कि यहां अब बीजेपी 100% सीट तो जीत नहीं सकती, यहां सीटें कम होंगी, और वो हुई भी। बिहार में कम हो रही हैं, राजस्थान में कम हो रही हैं, हरियाणा में कम हो रही हैं। लेकिन जो आकलन करने वाले लोग थे उन्होंने ये नहीं कल्पना की थी कि बीजेपी तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा और तेलंगाना ऐसे राज्यों को अनलॉक कर लेगी, जो कि बीजेपी ने इस बार कर लिया। और यही राज है कि बीजेपी की सीटें पिछली बार से भी ज्यादा आ रही हैं। पारंपरिक रूप से यह समझा जाता है कि पहले जब एक सरकार बनती है तो 5 साल में लोग उससे बोर होने लगते हैं, फिर उसकी सीटें घटती हैं। उन 5 साल के बाद 10 साल में तो लोग परेशान हो जाते हैं, थकावट होने लगती है, और 10 साल के बाद लोगों को बदलाव चाहिए ही चाहिए होता है, इसलिए सरकारें 10 साल में बदल ही जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार ऐसा काम किया है जवाहरलाल नेहरू के बाद, जब हर बार उनकी सीटें एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही हैं, कम नहीं हो रही। अरविंद केजरीवाल विपक्ष के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें आज 4 जून की नहीं बल्कि 2 जून की चिंता सता रही थी, क्योंकि आज उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना था, और आज उन्होंने यह सरेंडर कर भी दिया। जाने से पहले उन्होंने अपना एक वीडियो बनवाया है जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अपने इस वीडियो में वो अपने माता पिता के चरण छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, और अब ये तिहाड़ जेल की ओर अरविंद केजरीवाल का प्रस्थान है। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनकी बेल 7 दिन तक और बढ़ जाए, और उन्हें भी ये उम्मीद थी कि बेल अगर 7 दिन तक बढ़ जाए और किसी तरह 4 जून को अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई और मोदी हार गए तो फिर उन्हें दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे देखने के बाद अरविंद केजरीवाल भी बड़े निराश हुए होंगे। जेल जाने से पहले आज वो दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर गए, उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर भी उन्हें नमन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने जीवन भर शराब का विरोध किया था, जबकि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के ही आरोपी हैं, और उसी आरोप में आज दोबारा से जेल गए हैं। आज हम एग्जिट पोल का विश्लेषण कर रहे हैं, और एग्जिट पोल का विश्लेषण तब तक संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक वो व्यक्ति आपके सामने ना हो जिन्होंने आज तक के लिए ये एग्जिट पोल किया है, और उनका नाम है प्रदीप गुप्ता। पूरा देश कई महीनों से उनसे लगातार ये जानना चाहता था, और प्रदीप गुप्ता जी लगातार हमारे शो में आते भी थे, तब तक वो बताते नहीं थे कि क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूं, आप इतनी बार आए, आपने कभी हमें एक हिंट भी नहीं दिया कि क्या होने वाला है, लेकिन आपको तो चुनाव के दौरान कब आपको यह पता चल गया था कि एनडीए की वापसी हो रही है? आज तो आप बता सकते हैं। 3 फेज के बाद। 3 फेज के बाद आपको समझ में आ गया था जी कि एनडीए की वापसी है। हाँ, वापसी है, कितने नंबर से वापसी है तब समझ में नहीं आया था। जब आपने काम करना शुरू किया तो क्या आपने भी सोचा था कि एनडीए 400 के पार, ये नारा नहीं है, वो वाकई 400 के पार जा सकते हैं?
देखिए सुधीर जी, हम लोग कभी भी क्या पॉलिटिकल पार्टी लीडर या मीडिया में कह रहे हैं, मैं हमेशा अपने ऑफिस में भी बोलता हूं, अपने माइंड को 0 पे सेट करिए भाई। आपको कुछ भी नहीं पता है पॉलिटिकल सिनारियो के बारे में, और जो जनता कह रही है उसका एनालिसिस कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए और उसके बेसिस पे अपना काम कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं सेइंग एंड डूइंग, सेइंग से कुछ भी नहीं होने वाला है, डूइंग से ही सब कुछ होने वाला है। अब इस एग्जिट पोल का जो आया है, सबसे बड़ा यूएसपी आप क्या देखते हैं? विपक्ष की सबसे बड़ी भूल और बीजेपी का सबसे बड़ा यूएसपी? बीजेपी का सबसे बड़ा यूएसपी तो ऑफ कोर्स नो डाउट, कोई बात ही नहीं है उसमें, डिलीवरी 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 ऑफ मोदी गवर्नमेंट। बस एक ही यूएसपी है, वो है डिलीवरी। एक शब्द में बता दिया मैंने, डिलीवरी जो हर घर घर तक पहुंचाई जाती है। एक सरकार से क्या उम्मीद की जाती है? सरकार बनी क्यों है? कोई नेता कुर्सी पे बैठा क्यों है? उससे उम्मीद है कि वो क्या करेंगे। और कंट्री इतना लार्ज और विशाल और डाइवर्स है, तो वो यदि काम ना करे सरकार या नेता, तो जनता बदल देती है। विपक्ष की सबसे बड़ी भूल? विपक्ष की सबसे बड़ी भूल यह है कि एक नरेटिव, जैसे मैंने अभी बात किया कि यदि सरकार में जो बैठा है या कुछ काम ना करे तो जनता उसको रिप्लेस कर देती है, बाहर कर देती है सत्ता से। तो विपक्ष कभी भी ये नरेटिव बता पाने में असमर्थ रहा कि यदि हम चुने जाएंगे तो जनता के जीवन में हम किस तरह का परिवर्तन लेके आएंगे। उन्होंने कोशिश जरूर की, बस वो कोशिश बिट्स एंड पीसेस में थी, उसका कंसोलिडेशन कभी भी जमीन के ऊपर होता हुआ नजर नहीं आया नेशन वाइड। और चुनाव में हमेशा कहता हूं, मैंने अपने इसमें भी लिखा है कि ये कोई 2 महीने 4 महीने की प्रक्रिया नहीं है, ये पूरे के पूरे 5 साल आपको शिद्दत से अक्रॉस द डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी। डेमोग्राफी की जब मैं बात करता हूं तो उम्र, जाति, महिला पुरुष और डेमोग्राफी रूरल अर्बन, हर जगह पर किन किन चीजों की जरूरतें हैं जनता के जीवन में, उसका आकलन करके और उसका समाधान बना के जनता के समक्ष जाना चाहिए। तो जनता आप पे विश्वास करने की स्थिति में करेगी।